आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग अपनी पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था, अब वहाँ से आगे ये सीखते हैं। हम लोगों ने कल चर्चा करी थी पूना पैक्ट और उससे पहले सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड। तो तृतीय 3 गोल मेज सम्मेलन ब्रिटिशर्स ने स्थापित किए थे। सच ये है कि ब्रिटिशर्स भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में चल रही गतिविधियों से अबाधित या उसकी परवाह न करते हुए अपने एक संवैधानिक रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने जैसे प्रथम गोल मेज सम्मेलन किया, तो जिसका कोई निहितार्थ नहीं निकला, आपने देखा है। द्वितीय में थोड़ी और कोशिश बढ़ाई कि कांग्रेस को भी शामिल किया, जिसके लिए उन्होंने गांधी इरविन समझौता किया कि इसके सहारे कांग्रेस भी शामिल हो जाए, जिससे कि शायद कोई हल ठीक से निकल आए। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भी कुछ हल नहीं निकला, इसको आपने देखा है। फिर उन्होंने हल होते न देख करके और अपने ही एक तरह से विष वृक्ष को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत ले आया। उसके प्रति उत्तर में गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, जिसकी चर्चा हम लोग कल सीखे थे। आज उसके आगे का घटनाक्रम थोड़ा सीखते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे तृतीय गोल मेज सम्मेलन 17 नवंबर, देखिए ना, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। मीन्स ये हुआ कि 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 17 से 17 दिसंबर आ गया, मान लीजिए 1 महीना, प्लस 17 से थोड़े दिन और 24 दिसंबर 1932 तक ये तृतीय गोल मेज सम्मेलन होता है। क्या है? भारतीय राजनीतिक गतिविधियों से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपना संवैधानिक सुधारों का कार्य जारी रखा। ये रुके नहीं, ये लगातार चलते रहे। क्या हुआ कि 24 तारीख को ये सम्मेलन समाप्त होता है और सम्मेलन के समाप्त होने पर एक श्वेत पत्र जारी हुआ। श्वेत पत्र किस बात के लिए होता है? श्वेत पत्र इस बात के लिए होता है कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, वो ब्रिटिश संसद के सामने रखा और ब्रिटिश संसद के माध्यम से ही सभी लोग जान पाए कि ब्रिटिश सरकार ने इस मसले के हल के लिए अभी तक क्या क्या किया। तो एक श्वेत पत्र जारी हुआ। भारत में क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है, उससे अभी ये परेशान नहीं है। ये अपना सुधारों का क्रम जारी रखे हुए हैं। इन्हें जब आवश्यकता हुई कि शायद संवाद कर लें, तो उन्होंने 3 गोल मेज सम्मेलन कर लिया, जिसका कोई विशेष हल नहीं निकला, लेकिन अपने कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। तो 24 दिसंबर को जैसे ही समाप्त होता है सम्मेलन, तो एक श्वेत पत्र जारी होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में अक्सर आप देखेंगे कि सरकारें अपने कामकाज को एक लंबी सीरीज में श्वेत पत्र के माध्यम से लोगों के सामने विशेष तौर पर संसद में रखती हैं, जो कि संसद के जो प्रतिनिधि हैं लोगों के ही प्रतिनिधि हैं, तो एक तरह से जनता के भी सामने अपनी बात रखती रही हैं। तो श्वेत पत्र जारी हुआ और इस श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए एक ये महत्वपूर्ण है, आप जरा गौर करेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो, ये इसको नाम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, देख रहे हैं ना, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित हुई। आपको स्मरण होगा, संसदीय शासन व्यवस्था में किसी भी समस्या पर थोड़ा और विचार विमर्श की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए संसद के सदस्यों की एक छोटी समिति गठित कर दी जाती है। वो समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य रहते हैं और उस पर वो केंद्रित होकर के खूब गहनता से पक्ष विपक्ष में विचार करते हैं। तो ठीक इसी तरह का जब श्वेत पत्र जारी हुआ, तो श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए कि जो श्वेत पत्र में आया है वो कहाँ तक उचित है, कैसे है, क्या है, इसके संदर्भ में लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में
ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित हुई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, JPC। हमारे देश में भी जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तमाम मुद्दों पर JPC गठित हुई है। अगर हाल के दिनों में स्मरण हो आपको तो इन दिनों अपनी संसद में एक वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, उस पर भी विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हुई थी, जिसकी अनुशंसा पर अभी अपनी संसद में वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हुआ, फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, तो अधिनियम के रूप में हमारे सामने है। इसका यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, केवल समझाने के लिए कि JPC होती क्या है और उसका क्या काम है, इस उदाहरण से हम लोगों ने सीखा। अब आगे देखते हैं। देखिए, संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दे दी? आपने देखा कि वो 1900 देख रहे हैं ना, कब गठित हो गई? हाँ, ये देखिए 24/12 को ही जैसे ही श्वेत पत्र आया तो 32 मतलब 32 के बिल्कुल लास्ट के महीने में संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इकट्ठी हो गई, वो मैंने गठित हो गई। और इस समिति ने खूब विचार विमर्श किया, करीब 2 वर्ष, देख रहे हैं ना, 1932 में गठित हुई थी और दिसंबर के महीने में, और ये लगभग नवंबर है, माने लगभग 2 वर्ष के बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 नवंबर 1934 को प्रस्तुत कर दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर, देख रहे हैं ना, इसी रिपोर्ट के आधार पर। अब आप कहेंगे कि इस रिपोर्ट की क्या ऐसी आवश्यकता थी, संसद स्वयं उस पर विचार विमर्श कर लेती। तो संसद एक तरह से बड़ा निकाय है, संयुक्त संसदीय समिति के जो सदस्य उसमें चुने जाते हैं वो खास केंद्रित होकर के गहनता से उसी एक विषय पर अपना पूरा अध्ययन करते हैं, उसके पक्ष विपक्ष को सुनते हैं, समझते हैं, और सामयिक दृष्टि से जो उचित जान पड़ता है उन्हें उस पर अपनी राय देते हैं। संभव है कि शासन का कुछ निर्देश रहता हो कि इसी ढंग की व्यवस्था ले आनी हो, ये तो संभव है, लेकिन कुल मिला के एक छोटा निकाय किसी खास समस्या पर केंद्रित होकर के उस पर विचार विमर्श करता है। ऐसे संसदीय शासन व्यवस्था में हम लोगों ने देखा है। तो ठीक वही कार्य यहाँ हुआ। इसी रिपोर्ट के आधार पर कौन? सैमुअल होर। इसी रिपोर्ट के आधार पर किसकी रिपोर्ट थी? लॉर्ड लिंगलिथगो के नेतृत्व में जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर सैमुअल होर ने कब, देख रहे हैं, 22 नवंबर का महीना है, फिर दिसंबर के महीने में, देख रहे हैं, 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक संसद में पेश किया गया। आपको स्मरण होगा कि विधायिकाओं में जब कोई विधेयक पेश किया जाता है या कोई बिल पेश किया जाता है, जब तक वो अधिनियम नहीं बना रहता है तो हम उसे विधेयक कहते हैं, चूँकि वो विधायिका में है। और जब उस पर राष्ट्र प्रमुख, चाहे राजा हों ब्रिटेन के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति हों, जब वो अपनी मुहर दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो विधेयक से अधिनियम का रूप ले लेता है। तब तक हम, जब तक वो किए नहीं रहते हैं, तब तक हम उसे विधेयक कहते हैं। तो भारत शासन विधेयक संसद ने प्रस्तुत किया और दिसंबर में देख रहे हैं प्रस्तुत हो रहा है, फिर दोनों सदनों से पास हुआ होगा, फिर तब वो राजा के पास गया होगा, और 3 अगस्त 1935 को, माने 34 से अब 35 आ गया, 3 अगस्त 1935 को, ये डेट हमें ख्याल रहे तो अच्छा है। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति आदेश के बाद यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में विख्यात हो गया। देखा ना आपने, पहले विधेयक था, लेकिन जैसे 3 अगस्त 1935 को वहाँ के सम्राट ने, राजा ने अपनी अनुमति दे दी या हस्ताक्षर कर दिया, तो वह विधेयक अधिनियम बन गया।
भारत शासन अधिनियम। तो 3 अधिनियम अभी हाल में ही हम लोग देख रहे हैं। 1909 का आया है, फिर 1919 का आया है और 1935 का आया है। 1935 के आने से पूर्व अपने हितों की रक्षा करते हुए और भारत में जो मांगे हो रही थी राजनीतिक दलों द्वारा या आम जनता की, उसमें कुछ इस तरह से सामंजस्य बिठाते हुए कि हमारा शासन भी चलता रहे, साथ ही लोगों की कुछ न कुछ आकांक्षा पूरी हो जाए। शायद इन दोनों के मिले जुले प्रयास से जो ब्रिटिशर्स को लगा कि उचित होगा, वो भारत शासन अधिनियम में लेके हमारे सामने आए। यद्यपि हमारी तो स्वतंत्रता की मांग थी कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन वो भारत शासन अधिनियम 1935 लेके आए और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में भारत में चुनाव होता है। वो चुनाव आज के जैसा आम चुनाव नहीं था, वो उसमें सीमित मताधिकार का प्रयोग होता था, क्योंकि जो मत देने वाले हैं उनकी क्राइटेरिया निश्चित थी। कुछ धन उनका संबंध था कि इतना जो धन पाता हो या जिसके पास हो, माने सीमित मताधिकार था, वही वोट दे सकते थे। आज के जैसा आम जैसा नहीं था कि सभी लोग उसमें मत दे सकते थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया होती थी तो हुई। फरवरी 1937 में उसी 1935 के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 1937 में फरवरी में माने 1937 के शुरुआती प्रथम दूसरे महीने में चुनाव होते हैं। अब उसमें देखिए कि क्या होता है फिर। हाँ, इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत फरवरी 1937 देख रहे हैं ना। देखिए अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमें क्या आएगा, 3 अगस्त 1935 को राजा की अनुमति मिलती है, सम्राट की अनुमति मिलती है, तब यह अधिनियम बन जाता है। ये आपने देखा है, ये अधिनियम बन गया। ठीक, अब क्या हुआ, 1936 आएगा। 36 में कुछ नहीं हुआ और 37 के शुरुआती दूसरे महीने में फरवरी 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कैसे मिली, ये हो सकता है आंकड़ा आपसे पेपर सेटर पूछे कि कुल सीटें थी 1585 कुल, और उसमें 711 पर कांग्रेस को सफलता मिलती है। और उस समय आपको स्मरण होगा, उस समय प्रांत थे टोटल 11, जिसमें से 5 में पूर्ण बहुमत मिलता है। बम्बई में थोड़ा कम रह जाता है, बम्बई राज्य में थोड़ा सा कम रह जाता है। लेकिन अगर प्रश्न किसी भी ढंग से पूछे, अगर ऐसे कोई पूछता है कि कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, तो कभी 5 दे देते हैं तो अब 5 मारेंगे, 6 दे देते हैं। उसके प्रश्न पूछने की शब्दावली पर निर्भर करेगा। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत, 6वें बम्बई में पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत से थोड़ा सा कम, तो लगभग पूर्ण बहुमत मिला। माने एक तरह से 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है, केवल बम्बई को थोड़ा छोड़ करके, वहाँ लगभग रह गया। लगभग माने पूरी तरह से नहीं हो पाया, थोड़ा सा कम रह गया। ठीक, तो 6 राज्यों में एक तरह से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत होता है। राज्य कितने हैं, 11, तो 6 में इन्हें पूर्ण बहुमत होता है। अब इसको हम लोग इस माध्यम से देखें तो थोड़ा सा चित्र के माध्यम से उस समय के जो प्रांत हैं, जैसे देखिए संयुक्त प्रांत है, यहाँ पूर्ण बहुमत हुआ, बिहार में हुआ, मध्य प्रांत में हुआ, उड़ीसा में हुआ, मद्रास में हुआ। ठीक, ये 5 प्रांत हैं। देखिए आप 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ इन प्रांतों में चित्र में देखने से थोड़ा समझ भी आ जाएगी और लंबे समय तक हम लोगों को याद रहेगा कि इन प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हुआ। इस बम्बई वाले प्रांत में थोड़ी कसर रह गई, यहाँ पूर्ण बहुमत ना आके लगभग पूर्ण बहुमत आया, तो ये होगा। अब आप चित्र में देखेंगे
तो ये जो घेरे वाले प्रांत हैं, जैसे बंगाल है, इधर पंजाब है, इधर सिंध है, यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। यहाँ इन्हें बहुमत न होकर के क्षेत्रीय पार्टियों को बहुमत हुआ। तो आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा, इस बंगाल में, यहाँ पंजाब में और यहाँ सिंध में क्षेत्रीय पार्टियों को अवसर मिला और उन लोगों ने सरकार बनाया। और इस असम में, असम को देखिए स्टार से मैंने कर दिया है, और इधर पश्चिमोत्तर को स्टार से कर दिया है। इसमें भी बाद में कांग्रेस की सरकार बन गई, शुरुआत में नहीं बनी। इसकी मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं था, अन्य पार्टियों का सहयोग लेकर के असम और इस पश्चिमोत्तर प्रांत में बाद में सरकार बन गई। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि 5 में तो पूर्ण बहुमत हुआ, कोई दाग नहीं, नंबर 1 का हो गया काम। 6 में मुंबई में, 6 में मुंबई कह दे रहे हैं, जबकि उस समय मुंबई था। मुंबई में लगभग पूर्ण बहुमत आया, ठीक, लगभग पूर्ण बहुमत हुआ, एक तथ्य। दूसरा ये, और 2 राज्यों में, 2 राज्यों में बाद में सरकार बनी, बाद में सरकार बनी, ठीक, 2 राज्यों में बाद में सरकार बनी। तो अब ये अगर हमें तथ्य ठीक से दिमाग में बैठा है कि 5 में पूर्ण बहुमत, कोई दाग नहीं, 6 में मुंबई में लगभग पूर्ण बहुमत, 2 राज्यों में बाद में सरकार बनी। जो 2 राज्य हैं वो यही हैं, असम है और इधर का पश्चिमोत्तर। 3 जो एक घेरे वाले हैं, एक तरह से जान लीजिए कि यहाँ कांग्रेस की दाल नहीं गली या सरकार नहीं बन पाई, जैसे बंगाल है, पंजाब है और सिंध है। इस नक्शे के माध्यम से हम देख पाएंगे तो 11 राज्यों में 1937 में, फरवरी 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें क्या प्रदर्शन रहा, आप इसको देख के समझ सकेंगे, आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। यहाँ से बार बार प्रश्न आपके बनते हैं, कई राज्यों में उस समय कितने प्रांत थे, कितने में कांग्रेस की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत के साथ बनी, किन राज्यों में बाद में सहयोगियों के साथ सरकार बनी, कुल कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कुल 8 बनी। इस टाइप के प्रश्न हमसे पूछते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि वो चाहते हैं कि हम सारे पहलुओं को ठीक से समझे रखें और वो हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि जब हम ठीक से समझे रहेंगे तो जो भी प्रश्न होगा हम उसको कर जाएंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग ऐसे जान पाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इन राज्यों में जो स्थापित हुई कांग्रेस की सरकारों ने 28 माह के कार्यकाल में अनेक कल्याणकारी कार्य किए थे। माने कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल हम जनसंघर्ष ही नहीं कर सकते हैं, जनसंघर्ष और के उपरांत मिली सत्ता का लाभ हम अपने लोगों को दे सकते हैं, जन कल्याण में लगा सकते हैं। इस बात को कांग्रेस के लोगों ने इस 28 माह में सिद्ध कर दिया। अब आप कहेंगे कि इस 28 माह के बाद सरकारों का क्या हुआ। 28 माह के बाद सरकारों का ये हुआ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और कांग्रेस से, चूँकि कांग्रेस एक तरह से इतने राज्यों में स्थापित है, कांग्रेस से बिना पूछे उस समय की सरकार ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया और भारत में आपातकाल लागू कर दिया। तो कांग्रेस या तो उनसे विमुख होती या कहती कि हाँ ठीक है, चूँकि हमको उनसे विरोध जताना था। और जब भारत स्वयं गुलाम है, स्वयं उपनिवेश बना हुआ है, तो किसी विश्व युद्ध में क्यों और कैसे भाग ले, क्यों भाग ले। अंग्रेजों के हित अपने हैं लेकिन भारतीय क्यों भाग ले। तो कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि विरोध स्वरूप हमारी 8 राज्यों में बनी हुई सरकारें वो इस्तीफा दे देंगी। इस वजह से कांग्रेस का शासन 28 माह ही चल सका। लेकिन उन 28 माहों में अनेक कल्याणकारी कार्य, श्रमिक से संबंधित, कृषि से संबंधित, काश्तकारी से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित अनेक कार्य
कांग्रेस जनों ने किया, जो इस बात को प्रमाणित करता था कि केवल हम संघर्ष ही नहीं कर सकते, बल्कि संघर्ष के उपरांत मिली हुई सत्ता या संघर्ष के दिनों में हमने अपने लोगों को जो वादे किए थे, जो वचन दिए थे कि यदि मुझे अवसर मिलेगा तो इन ब्रिटिशर्स से भिन्न हम शासन व्यवस्था देंगे, आपको अच्छी शासन व्यवस्था देंगे, उसको उन्होंने सिद्ध किया। बेशक कार्यकाल थोड़ा रहा, तो एक आध बार तो यही पूछ लिया गया है कि कितने माह शासन रहा, तो 28 माह शासन रहा। आप ये मान लें कि 12 दूना 24, 2 साल और 4 महीना। ऐसे भी हो सकता है कुछ 2 साल 4 महीना, तो झटके में आपसे गलत हो जाए, या 28 माह कह दें, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न बना हुआ है पीसीएस की परीक्षा में। तो इतना कार्य हुआ। तो आज यहीं रखते हैं और फिर अगले कक्षा में इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आज वाली कक्षा में आप अगर सिलसिले से समझेंगे कि कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा और क्या क्या हुआ, तो आपको थोड़ी समझ विकसित हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा लेट तो हुआ है बीच में भी, लेकिन जैसे ही इस सीरीज को हम लोग पूरा कर लेंगे, 1947 अगस्त तक चलेंगे, माने भारत को आज़ाद करा लेंगे, उसके बाद शीघ्र ही प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि जो हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, वो तो सीखा ही है। फिर उसके बाद ये सीखेंगे कि आए हुए प्रश्न जो रहेंगे तो अभ्यास कर करके सीखेंगे, देखेंगे कि कहाँ हमसे गलती हो जाती है और कैसे प्रश्न आते हैं, जिससे जब वहाँ हम परीक्षा भवन में बैठें तो जो प्रश्न हमको मिलें वो कुछ देखे पहचाने जाने से लगे कि हाँ, इनको हमने किसी न किसी रूप में देखा समझा है, और उनकी चालाकियों को, पेपर सेटर को हम लोग समझ करके और अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। ये हम लोगों की कोशिश होगी कि शीघ्र ही यह काम कर लेंगे। वैसे भी आपने देखा कि हम लोग 1939 तक पहुंच गए हैं, लगभग 4-5 साल की बात और है एक तरह से कि 1947 हो जाएगा। 1947 के बाद फिर से जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है वहाँ से देखेंगे कि कौन से प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं। प्रश्नों के स्वरूप के माध्यम से फिर हम लोग प्रैक्टिस की गति को बढ़ाएंगे। ठीक है।